ये बाहर ही खेल रही थी कि गूंगी है, पहली भी है और दूसरी भी गूंगी है, मतलब दोनों बच्चे ऐसी हैं। जो स्पेशल बच्चों के साथ तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं और फिर सोसाइटी का एक माइंडसेट जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जी नहीं है स्पेशल जी। बच्चों को लेकर के। रिश्तेदारों में भी मतलब कई लोगों ने काफी सवाल उठाए थे, लेकिन मैंने और इसके पापा ने हार नहीं मानी थी। हमने कहा बेटी हमारी है, हम जी। उनको जैसा भी हो, जैसा भी हम लोग क्योंकि मैं इतनी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ। मुझे बहुत बढ़िया लगता है दौड़ना। जो मेरे कोच हैं वो मुझे काफ़ी सुनाए, काफ़ी ग्राउंड में रह के मुझे काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है, इसमें मेहनत बहुत है। तब हमें पता लगा कि ये बोल सुन नहीं सकती है। मैंने अपने मुंह से सुना है कि गूंगी है ये, मतलब उनसे आज तक हम लोगों की बोलचाल नहीं है। जब जैसे ही मैंने सुना तो मैंने कहा आपने आज तो बोल दिया इसको। नमस्कार, मैं हूं दीपमाला पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज बियॉन्ड लिमिट्स द इंक्लूजन स्टोरीज में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। जो हमारी पहली गेस्ट हैं, मैं स्टार्ट करूंगी रिदम से कि रिदम एक इंटरनेशनल एथलीट हैं और वो एक स्पेशल चाइल्ड है। वो स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड गर्ल हैं और साथ में है उनकी मदर पूनम शर्मा जी। तो इन सब के साथ ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो पॉडकास्ट है और जानेंगे कि एज अ पेरेंट क्या रियल लाइफ इनके एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, सोसाइटी जो है वो किस तरह से लेती है कि स्पेशल बच्चे को, और एक नॉर्मल बच्चे और एक स्पेशल बच्चे की जो जर्नी होती है उसमें क्या परेशानियां आती हैं, कितना सपोर्ट मिलता है, और एक एज अ पेरेंट उन्हें क्या परेशानियां आई। तो इन सब के बारे में जानेंगे और शुरू करते हैं आज की बातचीत मैम के साथ, मैम पूनम शर्मा जी के साथ। तो नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। हेलो रिदम। तो सबसे पहले मैं पूनम जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी दो स्पेशल बेटियां हैं। जी। तो आपको सबसे पहले मतलब कैसे पता चला कि आपकी बेटियां जो हैं वो सुन नहीं सकती है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है और हम मतलब छोटे बच्चों के साथ हमें अंदाज ही नहीं मिलता, क्योंकि वो छोटे बच्चे तो वैसे ही नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ रोते हैं। तो आपको कैसे समझ में आया, क्या साइंस थे, क्योंकि ये एक पेरेंट्स के लिए भी एक नॉलेजेबल चीज़ है कि उन्हें किस समय जैसे अंदाज हो जाएगा तो उसके लिए क्या अर्ली इंटरवेंशन हो सकते हैं, बच्चे डॉक्टर्स के पास बच्चे को डॉक्टर्स के पास लेके जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कैसे आपको पता चला? स्टार्टिंग में जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो तब तो हमें कोई नॉलेज थी नहीं। जब वो 5 साल की हो गई थी, सब यही बोलते थे कि बोलने लगेगी बोलने लगेगी, 5 साल तक बच्चा बोलता है। हम लोग उसी गलत फहमी में रहे थे। पर 5 साल के बाद फिर जब हमने उसके सारे चेकअप वगैरह सब करवाए, तब हमें पता लगा कि ये बोल सुन नहीं सकती है। उसके बाद फिर चलता रहा ऐसे ही। फिर उसका एक कॉकलियर इम्प्लांट होता है जो डीफ बच्चों के लिए होता है, तो उस कराने के, लेकिन उस टाइम हमारी तब वो 12 लाख का होता था, जो इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई पैसा नहीं है। पर वो एज निकल चुकी थी, क्योंकि वो 5 साल तक ही होता है जी। उसके। जी। जी। फिर 5 साल बाद फिर रिदम हुई। रिदम का भी हमने सब चेकअप वगैरह कराया, तब रिदम भी वैसी थी। अच्छा, ओके। जी। तो क्या आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है इस तरह से, ये या एक संयोग है कि इस तरह से दो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं और दोनों ही सुन नहीं पा रही, ऐसा कुछ है? नहीं। डॉक्टर्स ने कोई रीजन बताया क्या? हाँ, उन्होंने बताया था कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अच्छा। एक जीन्स होते हैं जेनेटिक, उस वजह से ये होती है प्रॉब्लम। अच्छा, उसकी वजह जी। से हुई। जी। जैसा कि पूनम जी ने बताया, तो इसमें एक बहुत खास चीज़ है जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स के लिए, कि गवर्नमेंट की एक एडिप योजना होती है और उस योजना के तहत 5 साल तक अगर आप अपने बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट कराते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसके साथ जो स्पीच थेरेपीज दी जाती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो जब आपका बच्चा छोटा हो तभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर कि आपका बच्चा सुन नहीं पा रहा है या कुछ भी उसमें इश्यूज आपको लग रहे हैं कि उसके सिग्नल्स ऐसे हैं कि उसमें कोई इम्पेयरमेंट इस तरह का या डिले है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और 5 साल से पहले आप उसका इम्प्लांट करा लीजिए।
तो वो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगा, दूसरा उस जो बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट होता है वो अर्ली एज में बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से बच्चा जो है वो रिकवर कर जाएगा। तो आप इस जानकारी को और लोगों से भी जरूर शेयर कर सकते हैं एडीपी योजना के बारे में कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉकलियर इम्प्लांट होता है। चलिए पूनम जी, एक और सवाल मैं आप जानना चाहूंगी, आपसे बात जानना चाहूंगी कि अभी तो हम लोग इसी उसमें डिलेमा में रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, किसी के घर बेटी हो गई तो उसी को मैंने अभी देखा है सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि बेटी होना ही अभी भी आज इतने टाइम बाद भी 2026 में भी उसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो जब एक स्पेशल बच्ची होती है किसी के घर में, तो आप एज अ पेरेंट, तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चे में किसी भी तरह की कमी हो, तो वो जी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा दुख की बात होती है इसको एक्सेप्ट करना। फिर लेकिन आपके आसपास की सोसाइटी, घर वाले, रिश्तेदार, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया इस बात को लेकर के, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीजें जानना चाहेंगे हम। आस-पास में और मतलब रिश्तेदारों में भी मतलब कई लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए थे, लेकिन मैंने और इसके पापा ने हार नहीं मानी थी। हमने कहा बेटी हमारी है, जी। हमको जैसा भी हो, जैसा भी हम लोग कर, क्योंकि मैं इतनी हाई-फाई फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने अपनी दोनों बेटियों को नॉर्मल में ही करा है कि जैसे मेरा बच्चा नॉर्मल ही है। जी। और रिश्तेदारों ने भी मतलब आसपास के लोगों ने भी अरे 2 बेटियां हैं, इतना वो नहीं है आप लोगों की कैपेसिटी वगैरह कि आप लोग इन लोगों को आगे पढ़ाओ लिखाओ, क्या करोगे, कैसे करोगे, देख लो सोच लो। काफ़ी कुछ बातें मैं हमने और इसके पापा ने सुनी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम लोगों ने यही कहा कि हाँ इन लोगों के कुछ कराना है हमें, इसीलिए मैं अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाती रही। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं उन्हीं वो ही उन्हें भी भाई बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना हर किसी जी। लिए एक चैलेंज है। तो जी। स्पेशल बच्चों के साथ तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं और फिर सोसाइटी का एक माइंडसेट जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जी। नहीं है स्पेशल जी। बच्चों को लेकर के। वो जैसे आपके बच्चों को जब भी देखते हैं तो वो शायद एक इसी नज़र से देखते हैं कि हाँ कोई कमतर बच्चा है आपका, मतलब पैदा होने के साथ ही अ, उसके साथ एक नेगेटिव भाव के साथ आती है सोसाइटी। तो उस समय क्या लगता है कि मतलब बुरा तो लगता है। जी। जी। तो फिर आपने उस नेगेटिविटी को किस तरह से बदला, किस तरह से सोचा कि कोई बात नहीं बदला मैं। ये कि मैंने यही सोचा था कि कहने को तो सब लोग काफ़ी कुछ कहते थे, बच्चे मेरे बाहर खड़े होते थे, मतलब यहाँ तक मैंने अपने मुँह से सुना है कि गूंगी है ये, मतलब उनसे आज तक हम लोगों की बोलचाल नहीं है। जब जैसे ही मैंने सुना तो मैंने कहा आपने आज तो बोल दिया इसको, पर आगे से प्लीज़ इसको ये वर्ड ना दें। अगर आपको नहीं बोलना कुछ भी नहीं है तो, लेकिन ये मैं शब्द नहीं सुन सकती हूँ। बहुत हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें सुनी, अब मैं आपको कैसे कहूँ। नहीं, ये पॉडकास्ट ही इसलिए है कि आपके जो मन की बात है, देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई और बैठा होता तो जी। शायद किसी को उन बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आपने इस चीज को प्रूव किया है। जी। आपने अपनी स्पेशल बच्ची को जी। उस लायक बनाया है जो नॉर्मल बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। जी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जाना, इंटरनेशनल कंपटीशन से गोल्ड लाना अ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो जी। आपने वो चीज़ करके दिखाई है। तो जी। आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी बातें, आपने जो उस बच्ची के साथ मेहनत की, वो सब हर पेरेंट्स के लिए मेहनत जी। मैटर करती है, चाहे उनका जी। बच्चा नॉर्मल हो या स्पेशल हो। नॉर्मल बच्चे भी इंस्पायर, पेरेंट्स भी इंस्पायर होंगे आपसे कि हाँ मतलब आप इतना साथ लगी रही। तो क्या होता है, ये पॉडकास्ट सभी लोग देखते हैं, नॉर्मल लोग भी देखते हैं, स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स भी देखते हैं। तो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स का एक थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन रहता है, उन्हें वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। जी। ये मतलब बहुत ट्रू सच्चाई है कि उन्हें ज़्यादा ही काम करना पड़ता है और फिर भी वो पेशेंसली करते हैं, हमेशा सोसाइटी की नेगेटिविटी लेते हैं। आप हर समय अपने बच्चे को देखते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे को कमतर आंका जा रहा है आपके सामने और आप उस समय कुछ नहीं कह पाते, मन जी। महसूस के रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी सच्चाई है, मतलब भले ही हम इसे एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन ये ऐसा है कि हाँ, आप अंदर से मन महसूस के रह जाते हैं। लेकिन फिर भी
आपने उस चीज़ को इग्नोर किया और आप मतलब उस चीज़ को इग्नोर करके भी बच्चे को आगे लेके आई, है जी, ना? तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। जो वो शब्द है अगर आप वो कह रहे हो, तो वो गलत नहीं, क्योंकि वो हमारे समाज की सच्चाई है और वो जी, समाज की सच्चाई जानने के लिए ही हमने ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू किया कि अच्छी बातें तो हम लोग करते रहते हैं कि हाँ, नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन एग्ज़ैक्ट रियलिटी यही है और वो रियलिटी जब तक उससे रूबरू नहीं होंगे, तब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बस वही उन्हीं चीज़ों को मैं जानना चाह रही थी कि फिर क्या था? इसको जिस दिन से उन्होंने ये शब्द बोले, ये बाहर ही खेल रही थी कि गूंगी है, पहली भी है और दूसरी भी गूंगी है, मतलब दोनों बच्चे ऐसी हैं। फिर मैं दरवाजे पे खड़ी हुई थी, मैंने उनको खुद ही बोला, मैंने कहा प्लीज़ हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है, आप बच्चे को ये ना बोलें, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मेरे पास है, कैसा भी है। फिर उसके बाद कई आए, फिर मैं अंदर आके उस दिन मेरा दिमाग बहुत खराब था, मतलब पूरे दिन मैं टेंशन में ही रही कि भगवान, मतलब दोनों बच्चे ऐसे, अभी तो अभी इन लोगों को आगे क्या करना है। तब उस टाइम रिदम थी 3 साल की। इसको ये था कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी, टीवी पे हमेशा ये स्पोर्ट्स के ही चैनल ज़्यादा देखती थी कि मुझे रनिंग का, अगर हम हटा भी, आजकल के बच्चे जो हैं वो कार्टून्स देखते हैं, पर ये स्पोर्ट्स का ही देखती थी। कहीं भी जाना होता था, किसी के घर भी हम बैठे हैं तो यही कहती थी टीवी खोल दो, स्पोर्ट्स का लगा दो। फिर उसके बाद हमने और इसके पापा ने सोचा कि इसको स्पोर्ट्स में ही रुचि है, हुँ, तब हमने इसको स्पोर्ट्स में ही डालने की सोची थी। फिर हमने सोचा पढ़ाई भी, थोड़ा जिंगल बेल में रिदम पढ़ती थी। फिर वहाँ से इसने सिक्स, जब ये 6 साल की थी तब इसने पहला मेडल लिया था रेस में। अच्छा, हाँ, तब जी, हमें और लगा कि हाँ, इसको थोड़ा इसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम इसको स्पोर्ट्स में, जब ये 11 साल की हो गई, फिर हम इसको रेलवे ग्राउंड के अजय कश्यप सर जी हैं, उनके पास लेके गई इसको मैं। जी। तब वहीं से इसकी जर्नी खेल की शुरू हुई। हाँ, अच्छा एक मैं रिदम से पूछना चाहूँगी कि रिदम को कैसा लगता है आपको बेटा कैसा लगता है रिदम जी, कि जो आपका स्पोर्ट्स है, उसमें कैसा फ़ील होता है? मुझे बहुत बढ़िया लगता है दौड़ना। जो मेरे कोच हैं वो मुझे काफ़ी सुनाए, काफ़ी ग्राउंड में रह के मुझे काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है, इसमें मेहनत बहुत है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं रिदम के जब ये प्रैक्टिस करती है, इसके सर डालते हैं, तो मैंने वो वीडियो बहुत सारे देखे हैं। अच्छा, रिदम खाने में जैसे कम चीज़ें होती हैं, चॉइस कम होती है, स्पोर्ट्स है, तो फिर मन होता है कि अरे यार बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ अच्छा खाने को मिलता, ऐसा? खाना, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत कम, मतलब हुँ। डाइट के हिसाब से ही रिदम अपना खाना लेती है। बाहर के जो फास्ट फूड वगैरह हैं, ये कुछ नहीं। तो ये डिसिप्लिन रिदम में खुद आया या आपको ज़्यादा फ़ोर्स करना पड़ा जैसे नहीं, नॉर्मली हमें मुझे करना नहीं पड़ता आया, है? इनके गुरु, बताओ किसने बताया? इनके गुरुजी कोच जो हैं, बता रही ये कोच सी। ओके, हाँ, कोच। हाँ, तो वो कोच साहब जो हैं इनके, उन्होंने ही इसको सब बताया, उसी चीज़ को ये फॉलो करती आती है। अच्छा, ओके। जी, तो मतलब रिदम अपने सर की सारी बातें मानती हैं हाँ, बहुत अच्छे से और उनका डाइट प्लान, सारी जी, जी, प्रैक्टिसेस जी, मानती हैं। तो तभी अभी रिदम जो है वो डेफ ओलंपिक्स में 2024 में जी, जी, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके आई हैं। तो ये एक इंटरनेशनल 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लाना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और अभी फिर से मुझे लग रहा है रिदम जाने वाली जी, हैं जी, इसी सेम उसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और इनका ट्रायल भी अभी है, तो लगातार ये प्रैक्टिस में है रिदम। अच्छा ये बताइए कि जैसे स्पोर्ट्स में जाना लड़कियों के लिए आज भी बड़ी बात है, तो एक स्पेशल बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजना, तो ये डिसीज़न लेना तो बहुत टफ होता है कि फैमिली तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, जी। कहाँ जाएगी, लड़की कहाँ दौड़ेगी, लड़की क्या खाएगी, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फिर वो कैसे जाएगी इतनी दूर क्योंकि रेगुलर स्टेडियम जाना, प्रैक्टिस करना, ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। तो फिर ये आपने कैसे डिसाइड किया और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है रिदम के साथ? इसकी जाने वाली बात थी, 4 महीने तो इसको करीब मैं ही लेके गई थी रेलवे ग्राउंड। मैं ई रिक्शा से जाती थी सुबह शाम, और ये मेरे साथ में होती थी। हुँ, इसको ये लगा कि मम्मी आती हैं वहाँ से थक के, फिर घर का काम करती हैं,
फिर मेरे को लेके जाती हैं शाम को, फिर आके फिर घर का काम करती हैं। फिर 4 महीने के बाद इसने फिर मेरे से कहा मम्मी आप साइकिल दिला दो, मैं साइकिल से जाऊँगी। फिर हमने इसको साइकिल दिलवाई, ये साइकिल से जाने लगी। कुछ दिन तो उसके फादर पीछे-पीछे जाते थे, पर हम इसको नहीं बताते थे कि पीछे पापा आ रहे हैं तुम्हारे। अच्छा। हाँ जी, तो ये जाती थी जैसे नॉर्मल बच्चे जाते हैं वैसे ही जाती थी, आती थी। एक बार रिदम का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे पुल के पास। कार वाले ने इसके जो थी वो साइकिल में टक्कर मार दी थी। तो वहीं पर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके बताया। उन्होंने काफ़ी कहा कि आप अपने बच्चे को जब बोल सुन नहीं सकती हो तो आप कैसे भेज देती हो, कल को 19-20 कोई बात हो जाए। पर हम्म। ये नहीं मानी, ये बोली नहीं मैं जाऊंगी। और आज की उसमें रिदम बाइक भी चला लेती हैं, रिदम कार भी चला लेती हैं। लेकिन वही है, इसके भरोसे पे इसका विश्वास है कि मैं कर लूंगी और मैं इसके साथ खड़ी हुई हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जी। बच्ची जो है वो बुलेट चला लेती है और कार भी चला लेती है। तो एक दिन मैं और रिदम हम दोनों चलेंगे ज़रूर, है ना? बुलेट पे, ठीक है? घूमने के लिए जाएँगे मैं और रिदम। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा रिदम के साथ जा कर के। तो आप जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, जी। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितनी कठिन होती है जर्नी और किस तरह से हमें हौसला बनाए रखना पड़ता है? आप थोड़ा-सा पेरेंट्स को प्लीज़ एक हाँ मैसेज जी, दें। मैं बताना चाहती हूँ, इनके ग्राउंड में भी हैं 2 बच्चियाँ हैं, तो उनकी मदर का भी फ़ोन आता रहता है कि आपने इसको कैसे करा, आपने इसको कैसे समझाया, आप हमें भी बताइए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, पहले तो आप अपने बच्चे का टैलेंट देखो कि उसको किस चीज़ में है, पेंटिंग में है, डांसिंग में है, एथलीट है या खेल में, किसी में भी जो भी रुचि हो, बस आप उस चीज़ को पकड़ लो। हुँ। हालाँकि सब बच्चों में होता है, ऐसा नहीं है। और जब स्पेशल बच्चा होता है तो ऊपर वाला उसको कुछ ना कुछ लेके जब एक चीज़ लेता है ना तो 6 चीज़ें लेके भेजता है उसको। तो उसमें से एक चीज़ पहचानो आप जी। कि इसमें, जैसे मेरी बड़ी बेटी है, उसको पार्लर का बहुत शौक है, तो मैं उसको उसी में डालूँगी कि हाँ, ये पार्लर का करेगी। और ये है इसको गेम्स का था तो मैंने इसको गेम्स में डाला। वही मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बच्चे की पहले उसको खामियां देखो, उसको क्या करना चाहिए, उसको मालूम है इसमें रुचि है तो आप उसी चीज को पकड़ो और उसको आगे बढ़ाओ। ये आप दिव्यांग बच्चों को भी नॉर्मल में लीजिए, ये मत समझिए कि ये दिव्यांग है स्पेशल है तो कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ रिदम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने शुरू से नॉर्मल बच्चों के साथ प्रैक्टिस की है। तो जब ये नॉर्मल बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या कभी ऐसा लगा कि मैं अलग हूँ या उधर से कोई सपोर्ट नहीं मिला या कभी ऐसा लगा हो टीचर का या कोच का कि आप रहने दो, ये कहाँ कर पाएगी? ऐसा कभी रिदम को फ़ील हुआ, इसने कभी आपको बताया हो? नहीं, नॉर्मल बच्चों के साथ तो खेलती है ये, पर आज तक ग्राउंड में भी और हर जगह, और इनके कोच का भी और जो बच्चे हैं उन सबका बहुत सपोर्ट इसको मिला है। वो लोग सब इस ये मानते नहीं है कि स्पेशल है ये। तो मुझे लगता है कि शायद जो पूरी सोसाइटी का एक सपोर्ट है, खासतौर से रिदम जिनके बीच रहती है, जिन बच्चों के साथ खेलती है और जो उनके कोचेज़ हैं, उनका जो फेथ है और उन्होंने कभी भी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि हाँ, ये एक स्पेशल बच्ची है और उसको भी उतना ही सिखाया जितना कि वो नॉर्मल बच्चों को सिखा रहे हैं और कभी भी डाउट नहीं किया उन्होंने इसकी जी, एबिलिटी जी। पे। तो उसी का नतीजा है कि रिदम हमारे लिए इंटरनेशनल गोल्ड लेके आ रही हैं लगातार और हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच रिदम कि आप आई और हम लोगों ने इतनी बातें की और जाना, और अभी हम और भी जानेंगे। अभी रिदम वापस आती हैं तो होप कि वो फिर से गोल्ड लेके आए हमारे लिए और फिर हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे इनके साथ और इनकी मदर के साथ फिर से, जी। और उसे सेलिब्रेट भी करेंगे रिदम की सक्सेस को। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से देखते रहिए और अप्रिशिएट कीजिए इन बच्चों को, इनकी एबिलिटीज़ को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।